वेलकम वेलकम वेलकम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके अम्ल क्षार एवं लवण कक्षा 10 विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना, जो जिसके आने की पेपर के अंदर आपके आने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावनाएं हैं। एंड ये आपका शेखावटी मिशन 100 का आपका जो है ना बुकलेट है, इसी के अंदर से मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। एंड ये पिछले साल का भी, मतलब पिछले साल आपके पिछले साल का जो है ना ये बुकलेट है, ठीक है। इस बार अभी तक इन्होंने रिलीज़ किया नहीं है। एंड ये जो चीज़ है ना इसको आप इग्नोर मार देना, क्योंकि इस बार शायद से आपकी हो सकता है मार्किंग स्कीम जो चेंज हो चुकी होगी। तो अपन शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि कोई विलियन अंडे के फिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चुनने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलियन में क्या होगा? तो इस विलियन के अंदर जो है ना HCl होगा, ठीक है ना। ये आपका नमूना प्रश्न पत्र 2025 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और इसके आने की संभावना है, क्योंकि जो मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चन आए हुए होते हैं या फिर जो पिछली बार पेपर के अंदर क्वेश्चन आए हुए होते हैं, इनके आने की संभावनाएं होती है। फिर आता है दही में उपस्थित अम्ल है। दही में आपको पता है ये लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है ना। मतलब बहुत पहले से आपको पढ़ाया हुआ आ रहा होगा, और ये जो है ना RBSC 2024 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन भी है। फिर आता है NaOH का 10 ml विलियन HCl के 8 ml विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हमें NaOH के उसी विलियन को 20 ml ले तो HCl की, यार ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है ना, कि HCl की आप फिर 16 ml की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर आता है कि एपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए आपको एंटासिड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एपच की स्थिति उसी टाइम पे होती है जब हमारे पेट के अंदर एसिड बनने लग जाता है। एसिड तो वैसे होता ही है, लेकिन अपन आम भाषा के अंदर बोल देते हैं कि एसिड बनने लग जाता है। तो उसी को जब अपन उसका असर मिटाने के लिए, यानी कि उसको पूर्णतः उदासीन करने के लिए अपन क्षार मिलाते हैं और क्षार को बोलते हैं एंटासिड, ठीक है ना। इसका आप एक और उदाहरण लिख सकते हो, जो कि है जो कि अपना नेक्स्ट उदाहरण जो है ना, वेट 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 इस पेन की साइज को यार कौन बड़ा कर देता है, मेरे को तो आज तक यही पता नहीं चला, ठीक है। इसका आप एक और एग्जांपल लिख सकते हो, जो कि है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी आपका, आप जो है ना इसका एक एग्जाम्पल जो है लिख सकते हो, ठीक है ना। एंड ये जो है ना RBSC 2025 के अंदर अर्धवार्षिक के अंदर आया हुआ क्वेश्चन भी जो है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है भैया जी 7.4, ठीक है ना। यहाँ पे इसका आंसर भी साथ में जो है ना मेंशन किया हुआ है, तो आपके यहाँ से भी आप जो है ना देख सकते हो। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कोई विलियन जो है ना लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभव होता है, क्या होगा? लाल लिटमस को नीला कर देता है तो सीधी सी बात है कि वो होगा क्षार। तो क्षार की पीएच इनमें से देख लो, ये अम्ल की पीएच है तो ये नहीं हो सकती, ये भी अम्ल की पीएच है ये भी नहीं हो सकती, ये भी अम्ल की पीएच है ये भी नहीं हो सकती। और अम्ल की पीएच का मेरे को कैसे पता चल रहा है? क्यों ये वाली पीएच जो है ना 7 से कम है, और ये वाली जो एक पीएच है यही 7 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये क्षार होगी और ये लाल लिटमस को जो है ना नीला कर देगी। फिर निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक इनमें से लिटमस पेपर एक ये दोनों जो है ना ये है मानवीय सूचक, ठीक है ना, या फिर जिसको आप कृत्रिम सूचक भी बोल सकते हो, मेथिल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थेलिन। इसके बारे में आप कक्षा 11 में भी पढ़ोगे, अगर किसी को आप में से अगर जाने का मौका मिला तो। फिर अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि शुद्ध जल यानी कि अशुद्ध जल का जो है पीएच कितना होता है? 7.0 होता है, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। जब वर्षा जल के पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है, ये वाला थोड़ा ध्यान रख लेना आप लोग, तो वह कहलाती है अम्लीय वर्षा। एंड अगर आप लोगों ने अपनी मॉडल पेपर वाली सॉल्यूशन वीडियो देखी होगी, तो ये वाला जो है ना RBSC 2026 के जो है ना मॉडल पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, अगर आपको पता हो तो। एंड पेपर के अंदर पूछे जाने की संभावना है, ये हो सकता है छोटा वाला क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा पदार्थ जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बना लेता है? तो आपका शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH ट्वाइस, ठीक है ना। ये देख लो भैया जी, आपका क्लोरीन के साथ ये अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? CaOCl2 बनाता है और साथ में जल बन जाता है, ठीक है ना। बहुत ही ईजी सी रिएक्शन है, ठीक है ना। ये बैलेंस्ड है ये रिएक्शन, जितना मेरे को पता है। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 क्लोरीन है, हाँ ठीक है, बैलेंस्ड है। फिर अपन बात कर लेते हैं किस लवण का उपयोग भोजन में करते हैं? तो NaCl का उपयोग करते हैं, पूरी दुनिया जानती है, आप लोगों को भी जान लेना चाहिए। लिटमस नामक प्राकृतिक सूचक किस पौधे से प्राप्त होता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है, जिसको कि थैलोफाइटा भी कहा जाता है। थैलोफाइटा वर्ग का होता है बेसिकली ये। गंधीय सूचक के 3 उदाहरण लिखिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना है। वेनिला, प्याज एवं लौंग का तेल, ठीक है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने, धात्विक ऑक्साइड जो है किस प्रकृति के होते हैं? ये जो है ना क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और अधात्विक किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि जठर रस का पीएच कितना होता है, लगभग 1.2 के बराबर होता है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले श्वेत बादलों से बना हुआ होता है? शुक्र से। अब आप लोगों को में से किसी को लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो आप अपनी एनसीईआरटी को जरा खोल कर देखें और उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। मानव शरीर सामान्यतः किस पीएच प्रास के मध्य कार्य करता है? तो यह 7.0 से लेकर 7.8 तक है। फिर एक एंटासिड का नाम लिखिए, तो मैंने आपको बता ही दिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है। प्रमुख प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। ठीक है। लिटमस पत्र हो गया, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पिटूनिया एवं जेरानियम। ठीक है ना। इनमें से अगर आप लिटमस पत्र को याद कर लो, लाल पत्ता गोभी, हल्दी एंड पिटूनिया को, तो इतने भी आपके लिए इनफ है। बाकी अगर मतलब पूछ लिया जाए रिक्त स्थान एबे वगैरह में आ जाए, तो आपको मतलब काम आएगा। फिर ये वाला चित्र भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, और इसका नामांकित आपको चित्र बनाना है। यानी कि मैं आपको बेसिकली ये वाला चित्र जो है ना समझा देता हूँ। इसके अंदर जो है ना जिंक के टुकड़े डाले हुए हैं, और ये वाला अम्ल लिया हुआ है, इसके अंदर HCl। ठीक है ना। यहाँ से आपकी गैस निकल रही है, वो आपकी गैस जा रही है यहाँ से, ये वाला साबुन का पानी आपका यहाँ पे लिया हुआ है, और जब ये गैस यहाँ से बाहर निकल रही है ना, ये इसने मोमबत्ती जलाई हुई है, और ये जो गैस के जो पार्टिकल्स है ना, ये फटफट की ध्वनि के साथ जल रहे हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे बेसिकली इसने दानेदार जिंक के जो है ना टुकड़े डाले हुए हैं। जैसे आप देख लो Zn है, इसके साथ मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इसने यहाँ पे डाला हुआ है, तो ZnH2 4 बन गया, एंड H2 गैस जो है ना निकल गई। यहाँ पे आप ऊपर का इस तरीके से साइन भी जो है ना दर्शा सकते हो। यहाँ पे देख लो नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो लवण का निर्माण करती है। ये वाला आपका जो है ना, इसको बेसिकली आपका लवण बोला जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है अगर आप ढंग से इसको देखो तो, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। एंड एवं साथ में S2 गैस मुक्त होती है। जब मुक्त गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो मधुमक्खी और नेटल पौधे के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मेथनोइक एसिड होता है। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी के अंदर से उठ के आया हुआ है ये क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए, CaSO4.12H2O, या फिर इसको कल कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट भी इसको बोला जाता है। पीओपी निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखिए, देख लो, CaSO4 डॉट में 2H2, यानी कि वाटर के यहाँ पे 2 मोलिक्यूल्स है, यानी कि 2 पानी के अणु हैं, जल के अणु हैं। ठीक है। इसको जब आप इसकी रासायनिक समीकरण लिखते हो पीओपी निर्माण की, जो जब इसको 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है ना, यानी कि 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको उबाला जाता है, तब यहाँ से इसका आधा अणु अलग हो जाता है। ठीक है ना, जिसको कि अपन बोलते हैं पीओपी। एंड ये वाला जो 1.5 अणु है ना, ये इसका अलग हो जाता है। एंड पीओपी अगर आपसे 2 उपयोग पूछ लिए जाए तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, सजावटी सामान एवं खिलौने बनाने में, टूटी हड्डी पर प्लास्टर चढ़ाने में, और सतह को चिकना बनाने में। 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। आरबीएससी 2015 का आया हुआ सवाल है, बहुत पुराना सवाल है, तो इस बार आ सकता है। मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थैलिन आपको पता होना चाहिए। फिनोल्फ्थैलिन क्षार के साथ क्रिया करने पर कैसा रंग देता है? गुलाबी रंग देता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है भैया क्वेश्चन। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन कि Na2CO3 प्लस में HCl इक्वल्स टू X प्लस में H2O और CO2। ठीक है ना। Na2CO3 प्लस में HCl यानी कि सोडियम कार्बोनेट है, और ये मतलब धातु के साथ धातु के साथ क्या बोल रहा हूँ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो सीधी सी बात है NaCl बनाएगा। क्योंकि देख लो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे काम आ चुकी है, जैसे कि H यहाँ पे काम आ चुका है, फिर आपका यहाँ पे C काम आ चुका है, एंड ऑक्सीजन भी आपका यहाँ पे काम आ चुका है। पीछे बचा क्या? Cl बचा, और Na बचा, तो NaCl बनेगा। सीधी सी बात है, इसके अंदर लॉजिक लगाने लॉजिक अगर आप ढूंढ रहे हो ना, तो ऐसा कुछ है इसके अंदर है नहीं। मतलब है तो सही लॉजिक तो, लेकिन आपको ट्रिक से कर लेना चाहिए गैस इसको। फिर अपन चलते हैं कि निम्न को प्रबलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि जठर रस व नींबू रस, शुद्ध जल व रक्त, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि बेसिकली आपको बताना है कि इनमें से ज़्यादा पीएच किसकी होती है? जठर रस की पीएच ज़्यादा होती है नींबू से, रक्त की पीएच ज़्यादा होती है शुद्ध जल से, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच ज़्यादा होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से। ठीक है, पूरी दुनिया जानती है, जान लो। यह यार क्या हर्ज है इसमें जानने में। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो धातु ऑक्साइड के अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पर लवण एवं जल का निर्माण होता है। यानी कि ये आपका हो गया धातु ऑक्साइड, अम्ल बन गया, और लवण बन गया, और जल बन गया। ठीक है। उदाहरण के लिए आप कॉपर ऑक्साइड की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाने पर विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाएगा। विलयन का रंग जो है नील हरित अभिक्रिया में कॉपर 2 क्लोराइड के बनने के कारण होता है। यानी कि मैं आपको इसकी जल्दी से रिएक्शन लिखकर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको मेरे को 1 मिनट के लिए मिटाने दो। तो भैया जी ध्यान से देखो, इसके क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? कॉपर ऑक्साइड, मतलब क्वेश्चन के अंदर क्या, इसके एग्जांपल के अंदर क्या दिया हुआ है? कॉपर ऑक्साइड की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से ये जो है ना रिएक्शन करवा है। कॉपर ऑक्साइड किसको बोलते हैं? इसको वेट
इसको देख लो कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस चीज़ को बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या बनेगा देख लो, मैं यहाँ पे आपको ऋणायन और धनायन वगैरह का वो उसका कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, सीधा सीधा देख लो, ठीक है ना। इससे आपको क्या फीलिंग है, क्या आ रही है कि CuCl2 बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि Cl सीधा आपने कभी देखा नहीं होगा, Cl2 ही होता है और Cu यहाँ पे है ही, और पीछे आपके H2O बन जाएगा, ठीक है ना। ये आप धीरे धीरे जब करोगे ना तो अब तब आपको जो ना पता चल जाएगा, ठीक है। अब अगर लेते हैं अपन जल्दी से रिएक्शन को बैलेंस, तो कॉपर के यहाँ पे एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी एक है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे दो है और Cl2 यहाँ पे दो है, तो ये आपकी रिएक्शन जो है ना बैलेंस होगी, और यही आपकी रिएक्शन है। और यहाँ पे जो है ना विलियन का रंग जो है ना नील हरित हो जाता है। अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है, यानी कि ये जो चीज़ है ना इसके कारण जो है ना इसका विलियन का जो रंग है वो नीला हरा हो जाता है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा तड़कता भड़कता क्वेश्चन है। तो कोई धातु यौगिक ए है, ठीक है ना, वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, ठीक है। इससे उत्पन्न गैस मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझो, यानी कि एक धातु यौगिक दिया हुआ है ए, ठीक है ना, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है ना, यानी कि ए प्लस में तनु HCl, ठीक है। इसमें से क्या होता है कि इस उत्पन्न गैस जो है ना मोमबत्ती को बुझा देती है। जबकि आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जो गैस निकलती है ना वो मोमबत्ती में बुदबुदाहट उत्पन्न नहीं करती, वो जो है ना फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। यदि उत्पन्न यौगिकों पे जो है ना एक कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, तो दूसरे अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि एक आ जाएगी गैस और एक मान लो कोई और चीज़ आ जाएगी, जल तो सीधी सी बात है बनेगा ही बनेगा, क्योंकि अब देख लो यहाँ पे जो है ना ए, अगर आप इस रिएक्शन को थोड़ा ढंग से करोगे, ए आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, और एक्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा CO2, क्योंकि CO2 ही तो बुझा देती है, सीधी सी बात है उस मतलब जो भी होती है आग वगैरह उसको, ठीक है। और वाई यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा H2O, ठीक है। अतः यहाँ पे आपकी फाइनल जो रिएक्शन हो जाएगी ना वो ये आपकी रिएक्शन ये हो जाएगी CaCO3 प्लस में 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस में CO2 प्लस में H2। इसका आपको हिंट कहाँ से लगा, CO2 से, क्योंकि CO2 ही बुझाती है आग को, ठीक है। और फिर आपको मतलब रिएक्शन का अगर आपको हिंट लग गया ना एक बार तो आप फिर उसको कर ले जाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के, और ये वाला जो है ना क्वेश्चन मैं बोलता हूँ इस बार को इसको जो है ना आप एक बार थोड़ा सा देख लेना ढंग से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है ना लास्ट के अंदर आने की संभावना ज़्यादा होती है, आपके जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं ना उनके अंदर। फिर देख लो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। ये बस सेम अभिक्रिया जैसे हम तोड़ते हैं ना उसको 373 केल्विन के ऊपर, उसी को आप अपोजिट करके लिख दो तो आपकी ये हो जाएगी। ये बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है नहीं, ये आपका जिप्सम होता है। ये जो ना कठोर हो जाता है, क्योंकि जिप्सम को कठोर होता है उसी को तो जिप्सम बोलते हैं, सीधी सी बात है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रिजल्ट के साथ अभिक्रिया कराने पर कठोर ठोस पदार्थ जिप्सम का निर्माण हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, तो CO2 गैस निकलती है। और यहाँ पे ये आपसे समीकरण में पूछ रहा है, समीकरण लिखने में अपने को कौन सी शर्त में लिख देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, NaHCO3, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये, इसको गर्म कर रहा है, इसको गर्म करने पर क्या बनेगा देख लो, एक तो Na2CO3 बनेगा आपका, ठीक है ना। ये आप कक्षा 11th में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। एक आपका बनेगा यहाँ पे क्या, CO2 बनेगा, और एक यहाँ पे आपका बनेगा H2O, ठीक है। ये चीज़ें इतनी चीज़ें आपकी बनेगी इससे, ठीक है ना। ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। बाकी उस वाली रिएक्शन को जो है ना बैलेंस कर देना, यहाँ पे आपकी बैलेंस जो है ना रिएक्शन पूरी बढ़िया तरीके से लिखी हुई है। फिर आपका क्वेश्चन आता है बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं। मैं पहले ही बता देता हूँ, बेकिंग पाउडर में और बेकिंग सोडा के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना। आरबीएससी 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, फिर से पूछा जा सकता है, प्रबल संभावनाएं है पूछे जाने की, ठीक है। तो ये आप बढ़िया तरीके से करके चले जाना। खाने का सोडा जो होता है ना अपना NaHCO3, ठीक है, और उसके और टाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को बेकिंग पाउडर कहा जाता है। हमारे टीचर ने भी ये क्वेश्चन दिया था बेकिंग पाउडर कैसे कहते हैं, मैं लिख के आया था कि खाने के सोडे को बेकिंग पाउडर कहा जाता है। वाह बेटे वाह, मौज कर दी। फिर इसके उपयोग आप देख लो, बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टाइट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है ना या जल में मिलाया जाता है, निम्न अभिक्रिया होती है। यानी कि ये आपका हो गया बेकिंग पाउडर, ठीक है ना। इसको जब आप गर्म करते हो ना तो CO2 बनती है और H2 बनती है, प्लस में अम्ल का सोडियम लवण बनता है, ठीक है ना। इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर उठाया जाता है, यानी कि उसको फूलाया जाता है, ठीक है। जैसे हमने गुलगुले बनाते हैं ना राजस्थान के अंदर,
उसके अंदर अपन थोड़ा अगर आपने नोटिस किया हो तो कई लोग जो है ना बेकिंग पाउडर डाल दिया जाता है कई लोगों के द्वारा, ठीक है ना। वो इसीलिए डाला जाता है ताकि वो जो है ना थोड़ा सा स्पंजी हो जाए। गुलगुला आप इसका उदाहरण लिख सकते, गुलगुला मत लिखना, पहले ही बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। और आरबीएससी 2024 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 2014 का क्वेश्चन है और आने की पूरी संभावना है। जितने भी पुराने आपके पीवाईक्यूज है ना वो आप उठा के देख लेना कहीं से भी, कोई बुकलेट वगैरह, या फिर मैं आपको एक चैनल बता देता हूँ, बोर्ड जोन करके एक चैनल है, ठीक है ना, बोर्ड जोन करके एक चैनल है। ये वाले जो भैया है ना, ये वाले आपके सिर्फ और सिर्फ मात्र 49 रुपीज़ के अंदर जो है ना आपको पीवाईक्यूज की पूरी पूरी बुकलेट दे रहे हैं, तो आप उनसे ले सकते हो, ठीक है ना। उनका आप जो है ना आप चैनल सर्च करके बढ़िया तरीके से और देख सकते हो वहाँ से आप पीवाईक्यूज वगैरह, क्योंकि काफ़ी बार रिपीट हो जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि दो प्रबल एवं अम्ल एवं दो प्रबल क्षार के नाम लिखे। तो प्रबल अम्ल में आप लिख सकते हो HC लिख सकते हो, H2SO4 लिख सकते हो, HNO3 लिख सकते हो। प्रबल क्षार के अंदर NaOH एंड KOH आप लिख सकते हो। फिर आपको निम्न के रासायनिक सूत्र आपको लिखने हैं। विरंजक चूर्ण का होता है CuCl2, बेकिंग सोडा का आपका होता है NaCO3, धावन सोडा का आपका होता है Na2CO3.10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। जिप्सम का आपका होता है CaSO4.2H2O। और अगर हम यहाँ पे आपको पूछ लिया जाए नीला थोथा का, ठीक है ना, जो कि मतलब हो सकता है सही से पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे आपका .5H2 हो जाएगा, बाकी आपका सेम टू सेम रहेगा, ठीक है ना। इसको आप ब्लू विट्रोल भी इसको बोला जाता है नीले थोथे को, ठीक है। फिर आपको इसका करना है मिलान। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी मॉडल पेपर वाली वीडियो में, तो CA, ठीक है ना, CA हो गया। और आटा, ठीक है ना, आटा। और दही के अंदर कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। और इसका आपका हो गया ईंट, ठीक है। इस तरीके से आप इसका मिलान कर सकते हो। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2023 के अंदर इसका मतलब क्वेश्चन जो है ना इस पे पूछा गया था, तो इस बार भी पूछा जा सकता है, क्योंकि किसी को कोई दिक्कत नहीं है ये वाला क्वेश्चन पूछने में। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के दौरान जो है ना लवण एवं जल प्राप्त होता है, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यानी ये वाला उदाहरण जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसको भी आप जो है ना बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। NaOH प्लस में HCl अगर आप मिला देते हो तो आपको NaCl और H2O बनता है। फिर पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ जो है क्यों नहीं रखने चाहिए? ये वाला क्वेश्चन जो है ना 8वीं क्लास से आता हुआ आ रहा है, और अभी तक भी अगर आप लोगों को नहीं आता ना तो भैया छोड़ दो। फिर दही एवं खट्टे पदार्थ जो है अम्लीय होते हैं, जो पित्तल या तांबे के बर्तनों की धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होने के कारण अम्ल के साथ अभिक्रिया करके विषैले लवण बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते? क्योंकि HCl और HNO3 के अंदर क्या होता है? H+ आयन होता है, ठीक है ना, जो कि मुक्त आयन होता है। इसके कारण जो है ना विद्युत का चलन करते हैं, जबकि ग्लूकोज एल्कोहल इनमें कौन सा H+ आयन होता है जिससे ये विद्युत का चलन करेंगे? ये वाला डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला डायग्राम जो है ना आप मतलब इसको आप रट सकते हो, बेसिकली देख लेना एक बार, ठीक है। इसका डायग्राम का नाम क्या है? जल में अम्ल का विलयन विद्युत का चलन करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है नमूना प्रश्न पत्र 2025 का। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? क्योंकि वो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है, उसके अंदर H+ आयंस नहीं है, इसलिए वो लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती। ये रहा, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करती। और अगर किसी को कन्फ्यूजन है ना कि H+ में और कई बार जो है ना कहीं कहीं पे H3O+ भी लिखा हुआ होता है, तो अगर आपको पता हो ना H+ जो है ना ये पानी के अंदर ठहर ही नहीं पाता, ये जो है ना H2O के साथ रिएक्ट करके ये मतलब हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ठीक है। ये आपके मैंने अभी पढ़ा था रिसेंटली कक्षा 11 के अंदर, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? तो भैया इसका आंसर आप देख सकते हो कि जब जल में अम्ल और क्षार के घुलने की प्रक्रिया जो है ना ऊष्मा क्षिप्ति होती है, यानी कि जब आप जल के अंदर अम्ल और क्षार को बनाते हो ना, मतलब घोल देते हो, तो ऊष्मा बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से उत्सर्जित होती है। मतलब उस गंदी तरीके से नहीं तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा निकलती है बेसिकली। तो अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए, और संतरे अम्ल में मिलाते वे उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया गया कांच का पात्र भी टूट सकता है, इसलिए आपको लग वगैरह भी सकती है। इसलिए अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। फिर आता है आपका क्वेश्चन तनुकरण किसे कहते हैं? जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता यानी कि हाइड्रोनियम आयन या फिर
OH माइनस आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है जिसे तनुकरण कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा रट लो भैया, इसके अंदर मेरे को ना ही तो मेरे को समझ आया था, एंड अभी तक हमको क्लास 11th के अंदर तनुकरण बताया नहीं गया, अगर बताया गया होता तो मैं आपको समझा देता। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो ये क्षार होता है, इसकी जिंक धातु के साथ अभिक्रिया होने पर ये इसकी समीकरण लिखिए। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2017 गए, ठीक है ना, कितने साल हो गए इसको, 3 वो हो गए और 8 साल हो गए इसको, ठीक है ना। तो देख लो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये होता है Zn, ये होता है, ठीक है ना, इसके अगर ये रिएक्ट करेगा ना तो Na2ZnO2 बनाएगा, ठीक है ना, जिसको कि सोडियम जिंकेट कहा जाता है इस चीज़ को, और ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यानी कि हाइड्रोजन गैस तो अगर अम्ल धातु के साथ रिएक्ट करे तो भी निकलती है और क्षार धातु के साथ रिएक्ट करे तो भी निकलती है। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। क्योंकि जल की अनुपस्थिति के अंदर देख लो भैया, यहाँ पे लिखा हुआ होगा इसका आंसर कि अम्लों से हाइड्रोजन आयन का वियोजन नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन आयन अम्ल दे नहीं सकते अगर जल की उपस्थिति नहीं होगी। यानी कि जलीय विलयन के अंदर ही तो अम्ल जो है वो हाइड्रोजन आयन देते हैं भूल गए या आप लोग। कठोर जल को मृदु बनाने हेतु किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, तो लवण की एक सूत्र इकाई आयतन में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। यानी कि लवण का जो एक सूत्र इकाई में निश्चित अणुओं की संख्या, यानी कि जैसे इसके अंदर कितने अणु है तो 5 अणु है, ठीक है। इसके अंदर कितने जल के अणु है तो 10 अणु है, इसी को ही तो बोला जाता है क्रिस्टलन जल, ठीक है ना। और इसके अंदर जल के कितने अणु है तो इसके अंदर जल के जो है 2 अणु है, ठीक है ना। फिर अब आ जाता है आपका ये क्वेश्चन, ये आपका मॉडल पेपर के अंदर इस बार शायद से आया था। ताजे दूध का पीएच का मान जो है ना 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच में क्या परिवर्तन हो जाता है, तो दही बन जाने पर इसका पीएच का मान जो है ना कम हो जाता है, क्योंकि दही दूध की अपेक्षा अधिक जो है ना अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने, प्लास्टर ऑफ पेरिस की को आर्द्ररोधी बर्तन के अंदर क्यों नहीं रखा जाना चाहिए, तो इसका आंसर है कि क्योंकि आर्द्रता में जो है ना जल को अवशोषित करके ठोस पदार्थ यानी कि जिप्सम बन जाता है, जिससे पीओपी के गण इसमें गुण जो है ना इसमें नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने इसकी रिएक्शन देखी होगी तो उसके अंदर आपका डेड H2 जुड़ता है, यानी कि आर्द्रता अगर रखा जाए ना इसको, तो ये वाला डेड H2 जुड़ के जिप्सम बना लेता है, जिससे कि इसमें पीओपी के जो गुण है वो नष्ट हो जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि समीकरण में इसके 2 उपयोग लिखिए। तो इसके देख लो भैया, निर्माण की विधि देख लो। सबसे पहले तो इसे जो है ना CuOH ट्वाइस से क्लोरीन की क्रिया कराने पर जो है इसे बनाया जाता है, ठीक है ना। ये वाली देख लो समीकरण यहाँ पे लिखी हुई। उपयोग देख लो, उपयोग इसका जो है ना आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है बढ़िया तरीके से। लेकिन इसका जो मेन उपयोग ये है कि रासायनिक उद्योगों में जो है ना इसको उपचार के रूप में उपयोग किया जाता है, एवं पीने वाले जल को जो है जीवाणु से मुक्त कराने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये वाला जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, एंड पिछली बार शायद से ये क्वेश्चन इसमें आया भी था, मतलब इस अपने वीडियो के अंदर ही अभी आया था क्वेश्चन। वस्त्र उद्योग में जो है सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि समीकरण एवं इसके उपयोग लिखिए। तो सोडियम क्लोराइड मूल पदार्थ के साथ CO2H2 एवं NH3 की क्रिया से जो है बेकिंग सोडा बनाया जाता है। यानी कि NaCl के अंदर देख लो H2 मिला दिया, CO2 मिला दिया और NH3 मिला दिया, तो NH4Cl बन जाता है और NaHCO3 बन जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। एंड ये वाला क्वेश्चन जो है ना देख लो, इसका उपयोग जो है ना बेकिंग पाउडर बनाने के अंदर होता है, क्योंकि टार्टरिक अम्ल मिलाकर इसका बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। और रसोई घर में जो है ना स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने में होता है, ठीक है। RBSC 2014 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एंटीसिड के रूप में भी इसका उपयोग होता है, अग्निशामक यंत्र में भी होता है, पाव रोटी और केक बनाने में होता है, इसमें CO2 उत्पन्न होती है। ये वाला भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो धावन सोडा कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका समीकरण उपयोग लिखिए। तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त किया जाता है। एंड अगर आप इतनी परिभाषा भी लिख दो दैट इज सफिशियंट, ठीक है। बाकी इसकी एक बढ़िया वाली परिभाषा भी है, जब मैं लवण वाली वीडियो बनाऊंगा ना, मेरी लवण वाली जो है ना वीडियो आएगी, ठीक है ना, वीडियो आएगी जल्दी, उसके अंदर मैं आपको जो है ना पूरा बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर देने वाला हूँ। एंड साथ साथ में मैं आपको जो है ना इसके 2 परमानेंट उपयोग बता देने वाला हूँ, जो कि आप हर एक के अंदर लिख सकते हो अगर आपसे उपयोग पूछे जाए तो, ठीक है ना। इसके आप देख लो समीकरण, देख लो इसकी धावन सोडा की, Na2CO3 प्लस में 10H2 इक्वल्स टू Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है ना। बहुत ईजी समीकरण है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है ना कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के निर्माण में भी होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है और जल की स्थायी कठोरता दूर करने में होते हैं। RBSC 2014-2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मेरा ये मानना है कि ये जो है ना 2026 के अंदर भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रख लेना थोड़ा सा। फिर अपना क्वेश्चन आ जाता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, समझाइए, इसका समीकरण भी दीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। 2025 के अंदर ये क्वेश्चन जो है ना पूछा गया था, ठीक है। तो इस बार तो ये नहीं आएगा शायद से, या फिर हो सकता है आ भी जाए। तो देख लो भैया, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है ना, तो
ये जो है ना वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न कर लेता है। इस प्रक्रिया को जो है ना क्लोज-क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जो है ना निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं, ठीक है ना। क्लोरीन गैस जो है ना एनोड पर मुक्त होती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एंड इसको जो है ना एनोड और कैथोड को मैंने किस तरीके से याद किया तो मैं आपको बताता हूँ कि क्लोरीन का और कैथोड इनका दोनों का क्या होता है ना, क्या कभी मैच हो ही नहीं सकता, इसलिए मेरे को इस ट्रिक से मैंने इसको याद किया। तो ये ट्रिक भी मेरे एक दोस्त ने बताई थी मेरे को ठीक है। तो ये वाली इसकी रिएक्शन है, देख लेना आप, रिएक्शन इसकी बढ़िया तरीके से देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसका डायग्राम भी जो है ना ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है। पिछली बार पूछा गया था, इसकी मतलब ये नहीं है, इसका मतलब कि इस बार ये नहीं आएगा। एंड ये वाला क्वेश्चन देखो भैया, पीएच स्केल को समझाइए, मैं गारंटी दे सकता हूँ इसमें आएगा। अगर पिछली बार नहीं आया हुआ होगा ना तो ये इस बार आएगा, और अगर पिछली बार आ गया होगा तो इस बार शायद से हो सकता है ना भी आए। पीएच स्केल को बेसिकली आपको समझाना है। तो पीएच स्केल क्या होता है, पैमाना होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने हेतु एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल जो है कहा जाता है, ठीक है ना। पीएच स्केल में जो है ना पी पुषांज यानी कि जर्मन शब्द है। पीएच स्केल में सामान्यतः 0 से 14 तक जो है ना बेसिकली आपको दिखाया जाता है। मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ यार, ये देखो ये पैमाना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 7 लिखा होता है, 7 अगर किसी की पीएच है तो वो विलियन आपका उदासीन होगा, ठीक है ना। इस तरफ को यहाँ पे 14 लिखा हुआ होता है और यहाँ पे आपका 0 लिखा हुआ होता है। इस तरफ अगर जाओगे आप तो बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति होगी, और अगर आप इस तरफ जाओगे तो बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति होगी, ठीक है ना। यानी कि इस तरफ आपकी हाइड्रोजन H+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि होगी, इस तरफ आपकी OH- आयनों की सांद्रता में वृद्धि होगी। बाकी ये जो भी चीज़ लिखी हुई है आपको पढ़ लेना, इसकी जो है ना मैं आपको PDF भी दे दूंगा। एंड अगर आपसे पीएच पूछ लेता है तो पीएच क्या होता है, वेट पीएच आपका होता है, आपका पीएच जो है ना वो आपका होता है -log विद बेस 10H+, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे 10 नहीं लिखते हो ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि बेसिकली पीएच होता है हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लघुगणक, ठीक है। इस ये जो है ना पीएच की परिभाषा होती है, और अगर आप ये चीज़ लिख दोगे ना तो भी आपको नंबर मतलब आपका कोई काट नहीं पाएगा, ठीक है ना। किसी में ऐसी हिम्मत नहीं होगी कि आपके नंबर काट ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर चला जाए, बढ़ा जाए, तो यहाँ पे आप जो है ना कुछ पीएच भी देख सकते हो। जैसे जठर रस की जो पीएच होते हैं लगभग 1.2 के बराबर होती है, नींबू के रस की होती है 2.2, शुद्ध जल की होती है 7, रक्त की होती है 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच होती है 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड की लगभग 14 के आसपास होती है, ठीक है ना। ये कलर वगैरह इसमें कुछ भरने भुरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर चल लिया जाए, तो दैनिक जीवन में पीएच के कोई 2 महत्व बताइए। तो पौधे एवं पशु पक्षी प्रति संवेदनशील होते हैं, नहीं हमारे शरीर का जो प्रयास होता है पीएच का वो 7 से 7.8 के बीच में होता है, ठीक है ना। अगर 5.6 से कम हो जाए पीएच तो अम्लीय वर्षा कहलाती है, ठीक है ना। और इससे नदी वगैरह में इसका जो पानी प्रभावित हो जाता है, जलीय जीवों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। पौधे एवं जीवों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, ठीक है ना। जैसे मधुमक्खी का जो डंक होता है, नेटल पादप का डंक होता है, मैथुनिक अम्ल छोड़ता है, ठीक है ना। जिससे दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, ठीक है ना। यहाँ पे डंक मारे गए जो है ना अंग में जो है ना बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार का प्रयोग किया जाता है, जिससे अपने को आराम मिल जाता है। हमारे पाचन तंत्र एवं पीएच के मध्य क्या संबंध है समझाइए। तो हमारा उदर जो है ना यानी कि जो अमृत होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में जो है ना अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्ति लेने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल की अत्यधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षार का प्रयोग किया जाता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय को समझाइए। यानी कि जब अपने दांतों की जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाती है तो दांतों का जो इनेमल जो होता है ना, यानी कि जो अपने दांतों की बाहरी परत होती है जिसको कैल्शियम फॉस्फेट से जो बनी होती है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये जो है ना जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की पीएच का 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित होने लग जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके इसे अम्ल में उत्पन्न कर लेते हैं। इसके लिए जो है ना क्षार का उपयोग किया जाता है। जैसे अपनी जो कोलगेट होती है वो क्षार ही होती है, ठीक है ना। और इससे जो है दंत क्षय को रोका जा सकता है। अम्ल क्षार में प्रमुख अंतर लिखिए, स्वाद में खट्टा होता है, और अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षारकों का स्वाद जो है कड़वा होता है और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर चल लिया जाए तो धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। इसके समीकरण में लिखे तो CO2 गैस उत्पन्न करते हैं, जैसे आपको पता ही है। तो सबसे पहले अपन धातु कार्बोनेट को ले लेते हैं, धातु अपन मान लेते हैं सोडियम, तो Na2CO3 अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl बनेगा और साथ में H2O बनेगा, और CO2 इसमें बनेगी ही बनेगी। यानी कि देख लो CO3 है ना तो CO2 तो बनेगी ही बनेगी। जहाँ पे कार्बोनेट आ गया वहाँ पे समझ लो CO2 तो आएगी आएगी, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख लो, यहाँ पे भी कार्बोनेट आयन आ गया तो यहाँ पे भी CO2 बनेगी ही बनेगी, साथ में NaCl और H2O बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे H2O बनेगा और यहाँ पे भी आपका H2O बनने वाला है, ठीक है। इसमें इस उत्पादित
कार्बन डाइऑक्साइड को चुनने के पानी में यानी कि CaOH ट्वाइस में प्रवाहित करने पर CaCO3 बनता है, अपने को पता ही है, जिसको अपन श्वेत अवक्षेप बोलते हैं, ठीक है ना। ये देख लो इसकी रिएक्शन, और यहाँ पे पानी भी साथ साथ में अपना बन जाता है। अत्यधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है, CaCO3 प्लस में H2O प्लस में CO2 इक्वल्स टू CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना 61वां क्वेश्चन। भाई कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अपने आज की वीडियो के अंदर, आधे घंटे की वीडियो वैसे भी अपनी हो चुकी है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, एंड ये वाली इसकी मैं ट्रिक आप लोगों को बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो आई गेस आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है ना। ये बेसिकली आपका शेखावटी मिशन का जो है ना 2025 वाला ये जो बुकलेट थी, इसका ये मैं PDF लेकर आया हुआ था। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।